मैं बस बाहर बारबेक्यू के लिए गया था और अचानक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मुझे किस कर लेती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसकी आवाज गूंजती है, देखा, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैं बिना रुके आगे बढ़ गई। तो हाँ, मैं एक हार्टलेस प्लेयर हूँ, मुझसे चिपकना बंद करो। मेरी बाहों में वो लड़की मुझसे और कसकर चिपक जाती है। हमारे सामने खड़ा वो लड़का एकदम दंग रह जाता है। तभी वो भड़क जाता है, मुट्ठी भींचता है और मुझ पर वार करता है। पलक झपकते ही मैं उस लड़की को कसकर पकड़ता हूँ, खड़ा होता हूँ और उसके पंच से बचने के लिए ठीक समय पर पीछे हट जाता हूँ। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो सुंदरी बेताबी से चिल्लाई, डेरेक, क्या तुम सच में सीरियस हो? स्कारलेट, तुम एक हार्टलेस प्लेयर के अलावा और कुछ नहीं हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ठंडी तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। मैं तो बस तमीज से पेश आ रही थी। वो कौन था जिसने सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स डिपार्टमेंट की उस लड़की के साथ होटल रूम लिया था? ये सुनते ही डायरेक्ट चुप हो जाता है। तुमने मेरी जासूसी की? स्कारलेट की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। डायरेक्ट काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाता। वो उसे नफरत से घूरता है, फिर मुड़कर भाग जाता है। चैन की सांस ली। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं स्कारलेट नाम की लड़की को अभी तक पकड़े हुए हूँ। इसके लिए माफी चाहता हूँ। वो आखिरकार मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सवाल है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ। तभी एक लड़की हांफते हुए दौड़कर आती है। स्कारलेट, तुम यहाँ क्यों भाग आई? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। उस बदतमीज लड़के को जाते देख मुझे उनके नाटक से कोई मतलब नहीं था। मैंने नजरें हटाई, वापस बैठ गया और अपना बारबेक्यू खाने लगा। ये गुस्सा है या भूख, पर मैं पागलों की तरह बारबेक्यू और बियर ठूसता रहा जब तक कि एक और निवाला खाना नामुमकिन नहीं हो गया। पर कर्मा का फल जल्दी मिला। आधी रात को मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो गया, चेहरा सफेद पड़ गया और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सुबह होने वाली थी जब मेरी आंख लगी। जब मैं जागा तो पसीने में तौर-बतर था। मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए शौवर तक ले गया। फिर एक पतीला दलिया बनाया और अकेले मेज पर बैठकर धीरे-धीरे उसे पीने लगा। घर में डरावनी खामोशी थी। सिर्फ कटोरी से चम्मच के टकराने की आवाज आ रही थी। और जैसे ही मैंने दलिया खत्म किया, बाहर से दरवाजा खुला। बिजनेस सूट पहने एक मिडिल एज्ड औरत अंदर आई। मेरी आंखें चमक उठी। माँ, और वो हमेशा की तरह बेरुखी से मेरे पास आई। मैंने तुम्हारे लिए स्कूल ढूंढ लिया है, कल से जाना शुरू करो। ये इस महीने का अलाउंस है। मैं एक महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, पैसे खत्म हो जाए तो कॉल करना। वो सीधे ऊपर पैकिंग करने चली गई। थोड़ी देर में वो एक बड़े सूटकेस के साथ नीचे आई। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। माँ, प्लीज रास्ते में अपना ध्यान रखना। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। मेज पर एक नया एनरोलमेंट लेटर और ढेर सारे पैसे रखे थे। मेरी माँ के प्यार जताने का यही एक तरीका है। इसी बीच एस सिटी यूनिवर्सिटी में एक रेसिंग इवेंट हो रहा है। इंजन का शोर हवा को हिला देता है। व्हील के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो लाल बालों वाली ब्यूटी स्कारलेट है। जब वो कर्व पर आती है तो वो स्लो नहीं होती। गैस दबाती है और पलक झपकते ही फिनिश लाइन पार कर लेती है। स्कारलेट, क्या तुम आज पागल हो गई हो? हमें तो तुम्हारी टेल लाइट्स तक नहीं दिखी। तो फिर और प्रैक्टिस करो। स्कारलेट, कल रेड ब्रिज क्लब चलते हैं, थोड़ी देर हैंग आउट करेंगे। सुना है वहाँ बहुत से नए लोग आए। लेकिन स्कारलेट बस मुस्कुराती है, अपनी कार में बैठती है, इंजन स्टार्ट करती है और निकल जाती है। अरे स्कारलेट, तुम आ रही हो या नहीं? रेड ब्रिज क्लब के एंट्रेंस पर स्कारलेट और लिली अंदर जाती है। स्कारलेट, लिली वही रेगुलर? हाँ। और जेक को भी यहाँ बुला लो। जरूर, अभी लाया। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस वक्त स्कारलेट और उसकी क्रू अपने प्राइवेट रूम में सेटल हो रहे हैं, मैं खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा हूँ। अगले दिन पतझड़ की ठंडी हवा में मैं अकेला स्कूल की तरफ चल पड़ा। क्या ये वो नया पिंजरा है जो मेरी मॉम ने मेरे लिए अरेंज किया है? सुना है इस स्कूल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और यहाँ एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जाता हूँ। देखता हूँ जो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नजर आता था, तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट महसूस होती है। वो काफी वार्म और जल्दी से मेरा एनरोलमेंट पूरा करते हैं और मुझे अपने क्लास एडवाइजर को ढूंढने के लिए कहते हैं। मैं ऑफिस का दरवाजा खोलता हूँ और अंदर फ्लॉलेस मेकअप वाली पर एक सख्त एक्सप्रेशन वाली औरत ट्रांसक्रिप्ट उठाती है और बस एक नजर देकर उसे एक तरफ फेंक देती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस छोटे शहर से आए हो या तुम्हारे ग्रेड्स कितने अच्छे थे। इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ जीरो से शुरू होता है। उसकी आवाज में साफ नफरत झक रही है। हो सकता है कि तुम पहले अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो, पर हमारी यूनिवर्सिटी में शायद तुम टॉप 100 में भी न आ पाओ। मिस हैज कैबिनेट से एक फॉर्म निकालती है और मुझे पकड़ा देती है। ये तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म लेने का फॉर्म है। क्लास के बाद स्टूडेंट काउंसिल स्टोरेज में चले जाना। पर जैसे ही मैं ये सोचकर फॉर्म लेता हूँ कि अब मैं एक नई लाइफ शुरू कर सकता हूँ, स्कारलेट क्लब में एक अलग ही रंग जमा रही है। प्राइवेट रूम में, स्कारलेट, क्या तुम आज रात घर जा रही हो या क्लब में ऊपर ही रुकोगी? स्कारलेट 21 साल की है और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जहां मैं। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है, घर। लिली कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी दरवाजा अचानक खुलता है। अरे वाह, तो ये महान मिस स्कारलेट खुद यहाँ है। आज इस छोटी सी जगह पर कैसे आना हुआ? मुझसे कुछ चाहिए क्या? वो स्कारलेट के पास धप से बैठ जाती है और उसे आंखें चढ़ाकर देखती है। बस उसे एक बेरुखी भरी नजर से देखती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब लिली घबरा जाती है और जेक की तरफ झुकती है। जेक, जल्दी से स्कारलेट के किसी पसंद के लड़के को बुलाओ। वो पूरे दिन से पागल जैसी हरकतें कर रही है। स्कारलेट को गौर से देखता है। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई है। वो बेसाख्ता अपना हाथ बढ़ाता है, उसके बालों को सहलाने के लिए। कोई सिक्स्थ सेंस हो, अपना सिर झटक लेती है। उसके एक्सप्रेशन एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। वो बस एक रूखी सी बात कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। लिली उसे जाते हुए देखती है और तुरंत उसके पीछे भागती है। स्कारलेट, स्कारलेट, रुको मेरे लिए। मिस हैज मुझे क्लासरूम के अंदर ले जाती है। जाहिर है इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को हर बड़ी कंपनी स्काउट करती है, पर मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। मैं बस एक शांत नई शुरुआत चाहता हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा मेरी सांसें रोक देगा। पूरी क्लासरूम में सन्नाटा है। हर कोई सिर झुकाकर पढ़ाई कर रहा है। कोई भी खाली नहीं बैठा है।
मिस हैज डेस्क थपथपाती है और सबके सिर एक साथ ऊपर उठते हैं। दर्जनों आंखें मुझ पर टिक जाती है। वो अपना चेहरा ऊपर उठाती है और मुझे इंट्रोडक्शन देने का इशारा करती है। मैं उन चेहरों को देखता हूँ और मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरी हथेलियां ठंडी पड़ गई हैं। बुलिंग की यादें एक पल में ताज़ा हो जाती हैं। मेरा चेहरा पीला पड़ जाता है। मैं हकलाते हुए कहता हूँ, हाय एवरीवन, बस मुझे ईथन बुलाना। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही मैं मजाक के लिए तैयार हो जाता हूँ, पर तभी तालियां बजने लगती है। मैं आवाज का पीछा करता हूँ तो देखता हूँ कि एक लड़की सिल्वर ग्लासेस पहने है। फिर पूरी क्लास तालियां बजाने लगती है और मुझे उस लड़की के ठीक पीछे बैठने का इशारा करती है जिससे तालियां शुरू की थी। मैं वहां बैठता ही हूँ कि तभी दरवाजे से आवाज आती है। तभी क्लास में सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है। मैं भी देखता हूँ और जब मैं वो चेहरा देखता हूँ तो एकदम सुन्न हो जाता हूँ। ये तो वही लाल बालों वाली ब्यूटी है। उसे शायद मेरी नजर महसूस होती है और वो आलस से मेरी तरफ देखती है। सिर्फ एक नजर, पर उसकी आंखों में साफ नफरत दिख रही थी। एक गहरी और साफ नफरत। आखिर उसे मुझसे क्या दुश्मनी है? मिस हेज उन चमकते लाल बालों को देखकर इतना गुस्सा करती है जैसे अखरोट तोड़ देंगी। नाम स्कारलेट। हैरानी की बात यह है कि वो नाम सुनते ही मिस हेज का गुस्सा शांत हो जाता है। तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? प्रोफेसर, क्या आप स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ भी मैनेज करती है? बिना जवाब का इंतजार किए वो सीधे क्लास के अंदर आती है और टशन में आखिरी रो में चली जाती है। मिस हैज फिर कुछ नहीं कहती। वो लेक्चर जारी रखती है। पढ़ाने की रफ्तार बहुत तेज है। मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, इसलिए मुझे अपने डेस्क मेट के साथ शेयर करनी पड़ती है। यहाँ का मटेरियल पहले की पढ़ाई जैसा बिल्कुल नहीं है। 2 क्लासेस के बाद मेरा सिर चकराने लगता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जाती है। क्लास खत्म होते ही मैं डेस्क पर सिर रखकर लेट जाता हूँ। वो घुटन भरा एहसास मुझे इतना दबा रहा है कि सांस लेना मुश्किल है। तभी डेस्क पर एक दस्तक से मैं मुड़कर देखता हूँ। ये मेरे आगे बैठी लड़की है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मेरा पीला चेहरा सब बता देता है। जाओ थोड़ा गर्म पानी ले आओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कैबिनेट में पेपर कप्स रखे हैं। थैंक्स। मैं उसे थैंक यू बोलकर आगे बढ़ता हूँ, पर केबिन जाम है। मैं उसे कई बार खोलने की कोशिश करता हूँ, पर वो नहीं खुलता। जैसे ही मैं कोई टूल ढूंढने वाला होता हूँ, मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो स्कारलेट हाथ पर ठुड्डी टिकाए एक बेपरवाह मुस्कान के साथ बैठी करता हूँ और उसे खोलने के लिए रूलर ढूंढने लगता हूँ। पर तभी अगले ही पल मेरे पास वही जाने पहचाने सफेद जूते दिखते हैं। ये वही लड़की है जो आगे वाली सीट पर बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हाथ बढ़ाकर एक धक्का देती है और कैबिनेट तुरंत खुल जाता है। मैंने देखा कोई बेवकूफ कैबिनेट के दरवाजे से जूझ रहा है, तो मैं हेल्प करने आ गई। सॉरी। पर इसी अजीब से पल में एक आवाज बीच में आती है। हे, क्या तुम दोनों मेरे पास खड़े होकर ऐसे कोजी नहीं हो सकते और काम में देरी करना बंद करोगे? खाना खाते वक्त मुझे ये सब देखकर घिन आ रही है। स्कारलेट अपने खड़ी लड़की थोड़ा मुंह बनाती है। तुम मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं हो। जैसे ही वो दोनों लड़ने वाली होती है, विवियन वो और कुछ नहीं कहती, बस एक गर्व के साथ लंबी सांस छोड़ती है और चली जाती है। मैं विवियन को जाते हुए देखता हूँ। बिना की वजह के मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या अभी से प्यार हो गया? मत कहना कि तुम्हें उस दोमुहे सांप में इंटरेस्ट है। मैं अचानक नीचे देखता हूँ। मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं झटके से पीछे हटता हूँ। तुम क्या कर रही हो? डरपोक, तुम ऐसे कहीं से भी कैसे आ जाती हो? पर वो अपनी आंखें खोलती है और एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाती है। मैं पीछे हटता रहता हूँ। तुम क्या कर रही हो? स्कारलेट मुझे ऐसे रिएक्ट करते हुए देखती है और उसके चेहरे पर एक पल के लिए पछतावा दिखता है। वो मुझसे इतना डरता क्यों है? तभी विवियन अंदर आती है। स्कारलेट, तुम ये क्या कर रही हो? स्कारलेट विवियन को देख फिर मेरी तरफ देखती है। वो शर्मिंदगी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह नफरत आ गई। वो वापस बैठ गई और सिर झुकाकर फोन स्क्रॉल करने लगी। ईथन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। स्कूल के बाद क्लासरूम में सिर्फ मैं बचा हूँ। मैं हाथ पर चेहरा टिकाकर खिड़की के बाहर मैग्नोलिया के पेड़ को देख रहा हूँ। मेरा दिमाग एकदम उलझा हुआ है। मैं इतना डरा क्यों था? मैं अपना बैग पैक कर क्लासरूम से बाहर निकल जाता हूँ। शाम की लाली ने आधे आसमान को लाल कर दिया है। मैं खुद को फोटो लेने से नहीं रोक पाया, पर जैसे ही मैंने फोटो खींचकर फोन नीचे किया, फ्रेम में एक चेहरा आ गया, सिर्फ लाल बालों वाला। उसे शायद कुछ महसूस हुआ, पर मेरा हाथ कांप गया और गलती से शटर दब गया। मैं उसे डिलीट नहीं कर पाया, तो मैंने बस फोन बंद कर बैग में डाल लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा जहां वो खड़ी थी। वहां कोई नहीं है, एक परछाई तक नहीं। क्या मुझे वहम हो रहा है? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। क्या देख रहे हो? आह! मैं पीछे घूमता हूँ और वहां स्कारलेट मुस्कुरा रही है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? क्या तुमने अभी मेरी चोरी छिपे फोटो ली? मैं तुरंत जवाब देना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी फोटो नहीं ली। तुम खुद मेरे फ्रेम में आ गई थी, पर ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में था। स्कारलेट अकड़ कर बोलती है, इसे मेरे हवाले करो। मेरा दिल धड़कने लगा। खैर, मैं उसे फोन दे देता हूँ। वो उसे लेती है, फोटो गैलरी खोलती है और लेटेस्ट फोटो पर स्वाइप करती है। मुझे पता था, तुम तो मेरे लिए एकदम पागल हो। मैं तो एकदम सन्न रह जाता हूँ। वो आगे स्वाइप करती है, पर उसे मेरी लैंडस्केप फोटोज के अलावा कुछ नहीं मिलता। इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाता है और वो तेजी से स्वाइप करने लगती है, पर अचानक एक फोटो उसे रोक देती है। वो उसे 2 सेकंड से भी कम देखती है कि तभी एक हड्डियों वाले हाथ में फोन छीन लिया। से भागता हूँ जैसे कोई शैतान मेरे पीछे पड़ा हो। स्कारलेट मुझे ओझल होते देखती है। उसका दिमाग उसी फोटो पर रखा है। जांघें, पेट, गाल, कंधे सब चोट के निशानों और खून के धब्बों से भरे हुए थे। एक खौफनाक नजारा। वो अनजाने में अपनी कॉलरबोन वाले जैसे ही स्कारलेट घर का दरवाजा खोलती है, उसे अंदर से हंसने की आवाजें सुनाई देती है। बेटा तुम आ गए, आओ खाना खा लो। स्कारलेट विवियन और डायना को प्यार भरी माँ बेटी का नाटक करते देखती है, फिर सुस्ती से बैठकर अपने पैर मोड़ लेती है। वो मार्कस की तरफ मजाकिया अंदाज में देखती है। बुड्ढे, आज तो खाने में काफी कुछ बना है, एक ड्रिंक हो जाए? तुम कॉलेज स्टूडेंट होकर हर दिन शराब के बारे में सोचती हो। ये कैसी इमेज है तुम्हारी? स्कारलेट कंधे उचकाती है, कमल ककड़ी का एक टुकड़ा उठाती है और मुंह में ठूस लेती है। बहुत ज्यादा चबाने के बाद वो सब बाहर थूक देती है। कितना मीठा और कितना गंदा है। हम ये रोज क्यों खाते हैं?
मार्कस अपनी वाइफ को देख स्कारलेट को लात मारता है। लात क्यों मार रहे हो? तुम्हें भी ये बेकार लग रहा है ना? सिर्फ एक खास तरह के इंसान को ही इतनी मीठी चीज पसंद आएगी, इतनी मीठी कि असली स्वाद ही छुप जाए। डायना गुस्से में अपनी चॉपस्टिक जमीन पर पटक देती है। स्कारलेट, तुम ये ताना किस पे मार रही हो? सच कहूं तो इस फैमिली में तुम्हारी जगह ही कुछ समझ नहीं आती। स्कारलेट ये सब सुनकर थक गई है। वो बस मूंगफली खाती रहती है। डायना दांत पीसकर विवियन को लेकर बाहर निकल जाती है। दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा छा गया। मार्कस अपनी बेटी का कंधा थपथपाता है। अपनी स्टेपमदर को दोष मत दो, शायद आज इनका मूड खराब हो। बुड्ढे, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, वो औरत तुमसे प्यार नहीं करती। क्या तुम पागल हो? तुम हर रोज उसके पीछे पीछे घूमते हो, उसे इतनी अटेंशन देते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? क्या उससे कभी तुम्हें मुड़कर देखा भी है? तुम्हें नीचा समझती है। मार्कस सन्न रह गया और गुस्से से लाल हो गया। स्कारलेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा बाप हूँ, पता है किससे बात कर रही हो? क्या मैं गलत हूँ? उस औरत में ऐसा क्या खास है कि तुम उसके लिए पागलों की तरह सब कुछ करते हो? जब वो दूसरे मर्दों के साथ मजे कर रही थी तब तुम कहाँ थे? तुम बिजनेस डिनर पर थे, एक मामूली प्रोजेक्ट के लिए इतना पिया कि पेट से खून निकल आया। लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। जब वो अस्पताल में किसी और के बच्चे को जन्म दे रही थी तब तुम। इससे पहले कि वो बात पूरी करती एक धमाका गूंजा। मार्कस की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने स्कारलेट को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर आखिर में वो कर नहीं पाया, वो रुक गया। स्कारलेट ने अपने परेशान पिता को देखा, एक ठंडी हंसी हंसी और चली गई। पीछे मार्कस अपना सीना पकड़े सांस के लिए तड़प रहा था। उसी दोपहर सिटी पार्क में लिली जमीन पर बैठी अपना पेट पकड़कर इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। स्कारलेट माथे पर पट्टी बांधे झूले पर बैठी है। लिली की हंसी सुन रही है और नीचे उसकी तरफ देख रही है। लिली अपने आंसू पोंछती है और चिढ़ाती है। स्कारलेट, बुरा मत मानो, पर अपने बाप को ऐसे जवाब देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए यार। अगर तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ता तो किसे पड़ता? स्कारलेट उसकी तरफ देखती है और पहली बार कुछ नहीं कहती। लिली उसके चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि उसका मूड फिर से खराब हो गया है। वो एक आह भरती है और यादों में खो जाती है। एक साल पहले स्कारलेट अपने कूल फेस और कमाल की ड्राइविंग स्किल्स के साथ आई थी और कॉलेज रेसिंग सीन में वायरल हो गई थी। ट्रैक पर वो फियरलेस क्वीन थी। ट्रैक के बाहर वो एकदम फ्री स्पिरिटेड और बेफिक्र थी, हमेशा साइकिलिंग का मजा लेती थी। पर मैं जानता था कि उसका दिल रेसिंग के अलावा कभी किसी और पर नहीं आया। मैं सच में सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जो उसे फीलिंग्स के लिए बेकाबू कर दे, पता नहीं या उसे जेलस कर दे। जीऊंगा या नहीं? क्या देख रही हो? क्या मुझ पर क्रश है? स्कारलेट लिली से रूखेपन से कहती है। लिली हंसने लगती है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम जैसे को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरा दिल अभी कुछ साल और जीना चाहता है। अचानक स्कारलेट को दो लोग दिखते हैं। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। वो उनके पीछे जाती है और लिली भी हंसी रोककर उसके पीछे हो लेती है। कुछ घंटों पहले मैंने फोन छीना और बिना रुके जितनी दूर भाग सकता था भागा, जब तक पैर जवाब नहीं दे गए। मैं हाफने लगा। सांसें काबू में कर मैंने फोन निकाला और उसे अनलॉक किया। मेरे पास की फोटोज मेरे सामने थी। मैंने कुछ सेकंड्स देखा, फिर मुस्कुराया और बिना सोचे डिलीट दबा दिया। ये सब अब बीती बातें हैं। मैं फिर कभी उस दौर से नहीं गुजरूंगा। मैं फिर कभी डर डर के नहीं जीऊंगा। मैंने चैन की सांस ली। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं घर जाने वाला था, पेट में तेज मरोड़ उठी। मैं पेट पकड़कर रेस्ट रूम की तरफ भागा। तबीयत बिगड़ने के बाद मैं दवाई लेकर पार्क के बेंच पर पीला पड़कर बैठ गया। अचानक मुझे लगा सामने एक लड़की खड़ी है। विवियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा चेहरा देखती है। क्या हुआ? तुम बीमार लग रहे हो। बस पुरानी समस्या है, कुछ नहीं है, चिंता मत करो। क्या तुम सच में ठीक हो? मैंने उसे देखा और सिर हिलाया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो डायना की तरफ मुड़ती है। मैं क्लासमेट को घर छोड़ने जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम प्लीज आगे बढ़ो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। डायना ने मुझे देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं थी, पर उसने सिर हिला दिया। मैं विवियन की दयालुता देख रहा था, थोड़ा खोया हुआ सा। तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं खुद घर जा सकता हूँ। विवियन मुस्कुराती है। अरे चलो ना, ये मेरे रास्ते में ही है, हम चलते चलते बात कर सकते हैं। मैं विवियन की तरफ देखता हूँ और मेरे दिमाग में एक पुरानी तस्वीर चमकती है। बहुत पहले का कोई चेहरा। मैं हिचकिचाता हूँ। बस जो पूछना है पूछ लो। मैं रुक गया और सावधानी से पूछा, क्या तुम सोफी हो? विवियन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गई। वो राहत से मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर प्यार से मेरे बाल सहलाने लगी। ईथन, तुमने आखिरकार मुझे पहचान लिया। सच में तुम ही हो? तुम सच में सोफी हो? बहुत लंबा समय बीत गया। मेरी आवाज भारी और फटी हुई निकली। मैंने पूछा, मेरा गला भर आया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी पापा के अलावा विवियन ही बचपन की इकलौती ऐसी इंसान थी जिसे मैं अपना सच्चा दोस्त कह सकता विवियन नहीं, सोफी था। जब मुझे बुली किया जाता तो सोफी ही मुझे बचाती और घर छोड़ने आती। उसके बाद हम पक्के दोस्त बन गए और साथ में स्कूल आने जाने लगे। बुलीज ने हमें देखा और सोफी को भी परेशान करने लगे। पर भले ही वो छोटी और कमजोर दिखती थी, पर वो लड़ना जानती थी। एक बार उसने उन्हें डरा दिया तो उन्होंने हमें फिर कभी परेशान नहीं किया। हमने एक ही मिडिल स्कूल जाने का वादा किया, पर जब स्कूल शुरू हुआ तो वो मुझे कभी नहीं दिखी। मैंने हर जगह पूछा और तब जाकर मुझे टुकड़ों में कुछ बातें पता चली। सोफी अनाथ थी। जब वो 4 साल की थी तब उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। उसे अनाथालय भेज दिया गया और मिडिल स्कूल तक उसे गोद नहीं लिया गया। 8 साल की उम्र के बाद मेरा उससे सारा कॉन्टैक्ट टूट गया। उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। विवियन की आवाज मुझ तक पहुंचती है। वो शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। विवियन की आंखें चमक उठती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी प्रिंसेस विवियन का खाना हो गया और अब यहाँ डेट पर है। ओहो, देखो तो ये कौन है? ये तो हमारी प्रिंसेस विवियन है। वो विवियन के पास खड़े मुझे देखती है। और ये कौन है? विवियन का नया बॉयफ्रेंड। इससे पहले कभी नहीं देखा। चलो यहाँ से।
विवियन उन्हें इग्नोर करती है और मुझे साथ चलने का इशारा करती है। तुम एक दूसरे को बस कुछ दिनों से जानते हो और अभी से तुमने वो सब तो नहीं कर लिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। विवियन, तुम तो बड़ी फास्ट निकली। अपनी जुबान पर लगाम दो। हर कोई तुम्हारी तरह गंदी सोच वाला नहीं होता। अच्छा, तो तुम ये सब कर सकती हो, पर मैं बोल भी नहीं सकती। मैं आंखें सिकोड़कर स्कारलेट की तरफ देखता हूं। जोकरों जैसी हरकतें करना, ये वाकई में बहुत पैथेटिक है। इतना कहकर मैं विवियन का हाथ पकड़ता हूं और हम वहां से निकल जाते हैं। स्कारलेट हमें जाते हुए देखती है, धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींचती है। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से भर जाती हैं। कब से उस लड़के की इतनी फिक्र होने लगी? स्कारलेट पलकें झपकाती है, फिर ऐसे हंसती है जैसे उसने कोई जोक सुना हो। मुझे इन शक्ल से मासूम दिखने वाले मुफ्तखोरों से सख्त नफरत है। शायद वो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसका टेस्ट ही नहीं है। तुम मुझे नीचा क्यों दिखा रही हो? स्कारलेट ने इतनी हिम्मत कहाँ? उस रात जब स्कारलेट घर पहुंचती है और विला को रोशनी से जगमगाता देखती है, वो पल भर के लिए रुकती है। एक कड़वाहट से समझ आता है और वो मुस्कुरा देती है। अंदर चली जाती है। मार्कस को काउच पर देखकर वो मुस्कुराती है। मेरा इंतजार? यहाँ आओ। स्कारलेट एक हाथ की दूरी बनाकर उसके पास जाती है। क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे परेशान किया। झटके से मुड़कर उसे घूरता है। तुम एहसान फरामोश लड़की। स्कारलेट, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? एक बच्चा जिसकी माँ नहीं थी और बाप का डिसिप्लिन नहीं मिला, तुम आखिर बनोगी भी क्या? कि वो बात पूरी करता, मार्कस ने हाथ चला दिया। स्कारलेट ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। लाइट में उसका चेहरा और भी ठंडा लग रहा था। उसने अपने होंठ पिच लिए। बिना कुछ कहे वो ऊपर चली गई। मार्कस का वो हाथ जिससे उसने उसे मारा कांप रहा था। स्कारलेट अपने कमरे में जाकर शीशे में अपना सूजा हुआ गाल देखती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। अगली सुबह जल्दी वह स्कूल के लिए भागा। गेट पर डिसिप्लिन कमेटी के स्टूडेंट्स खड़े हैं। देर से आने वालों के नाम लिखे जा रहे हैं। मैं आ भरता हूँ। सच कहूँ तो पहले ही दिन लेट होना काफी एम्बेरेसिंग है। मैं अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ता हूँ, तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे देयर, हैंडसम। मैं कंधे पर रखे हाथ को देखता हूँ, थोड़ा चिढ़ता हूँ और उसे हटाने के लिए आधा कदम हट जाता हूँ। वो लड़की अपना हाथ पीछे खींच लेती है। सॉरी, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं पहचानता हूँ कि वो कौन है, पर उसे बस एक सरसरी नजर से देखता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम नई ट्रांसफर हो, है ना? स्कारलेट वाली क्लास में पीछे से एक भारी और नाक से निकलने वाली आवाज आती है। तुम क्या कर रही हो? अरे स्कारलेट, आज तुम सच में बैकपैक लेकर आई हो? तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि कल रात तुम ठीक से सोई नहीं, है ना? स्कारलेट उसे एक नजर देखती है, कतरा कर निकलती है और सीधे आगे बढ़ जाती है। जैसे ही स्कारलेट मेरे पास से गुजरती है, उसके कदम एक पल के लिए डगमगाते हैं, फिर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़ जाती है। स्कूल गेट पर डिसिप्लिन कमेटी हमारा रास्ता रोक लेती है। उनमें से एक लड़की हाथ बढ़ाकर स्कारलेट को रोकती है। उसकी आवाज में स्कारलेट अपनी आंखें उठाती है। वो काली आंखें उस लड़की को ऐसे घूरती हैं कि उसकी रूह कांप जाती है। कमेटी की दूसरी मेंबर जल्दी से उसकी स्लीव खींचती है और फुसफुसाती है, उसे जाने दो। स्कारलेट स्कूल में हमेशा से ही स्पेशल रही है। टॉप ग्रेड्स, अमीर फैमिली, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसे छूट देते हैं। उसे जाने दो, पंगा मत लो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो लड़की आखिरकार पीछे हट जाती है। स्कारलेट अपनी नजर हटाती है और लिली को बुलाने के लिए मुड़ती है, पर देखती है कि लिली किसी पपी की तरह मेरे साथ चिपकी हुई है, मेरे दूध का कार्टन पकड़े हुए। अभी कुछ देर पहले मैं साइड में खड़ा सैंडविच खा रहा था, तभी मैंने लिली के पेट गुड़गुड़ाने की आवाज सुनी। तो मैंने उसे अपना एक्स्ट्रा गर्म दूध दे दिया। चाहिए? वो दूध लेती है और स्ट्रॉ की तरफ हाथ बढ़ाती ही है कि कोई उसे हाथ से छीन लेता है। स्कारलेट, तुमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? तुम सच में वो चीज पियोगे जो उसने दी है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इसमें जहर हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। स्कारलेट के होठों पर एक मुस्कान आती है, पर उसकी आंखों में नहीं। इम्पॉसिबल कैसे है? वो मेरी तरफ मुड़ती है और कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि कोई चीज जितनी खूबसूरत होती है वो उतनी ही जहरीली भी होती है? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, वो दूध लेती है और डिसिप्लिन कमेटी के सामने से टचकर कैंपस के अंदर चली जाती है। बहुत ज्यादा था। क्या तुमने अपनी यूनिफॉर्म ले ली? ओ, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, क्लास के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे पता है वो कहाँ है। थैंक्स। क्या यहाँ कुछ चल रहा है? सुनो, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, तुम पीछे चली जाओ। वो लड़की राहत की सांस लेती है और जल्दी अपनी बुक्स उठाकर वहाँ से हट जाती है। अपना बैग डेस्क में ठूसती है, फिर मुड़कर मुझे घूरते हुए पकड़ लेती है। क्या तुम मुझे घूरे जा रहे हो? क्या मुझ पर क्रश है तुम्हारा? मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, विवियन से दूर रहो। वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। स्कारलेट, अब बस भी करो। विवियन, मैं इससे बात कर रही हूँ। क्या लेना देना? विवियन जवाब देने ही वाली होती है कि तभी पोडियम पर खड़े प्रोफेसर अचानक चिल्लाते हैं, स्कारलेट, ये मत समझना कि अच्छे ग्रेड्स तुम्हें मेरी क्लास में जब चाहे बात करने का हक देते हैं। प्रोफेसर को देखकर मुस्कुराती है। सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। लंच ब्रेक के दौरान विवियन मुझे ढूंढ लेती है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी यूनिफॉर्म लेने चलती हूँ। ठीक है, मैं सिर हिलाता हूँ। स्कारलेट अपनी डेस्क पर बैठी विवियन को मुझे आवाज देते हुए सुन रही है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे डेस्क थपथपा रही है। वो हमें जाते हुए देखती रहती है, ख्यालों में खोई हुई। यूनिफॉर्म लेने के बाद हम दोनों कैफेटेरिया की तरफ चल देते हैं। रास्ते में स्टूडेंट्स हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा है। आखिरकार विवियन वो मशहूर कोल्ड और अलूफ टॉप स्टूडेंट है जो हमेशा अकेली ही चलती है। एक स्ट्रेंजर है, जाहिर है लोग तो देखेंगे ही। हे, तुम्हें क्या लगता है उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट और इस प्रोडिजी के बीच पक्का कुछ चल रहा है? नेथन हमारी तरफ एक नजर डालता है, फिर वापस अपने खाने की तरफ देखने लगता है। पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कूल बनने की कोशिश कर रहे हो? अपना खाना खत्म करता है, अपना कॉलर ठीक करता है, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाता है और विवियन की तरफ बढ़ता है। विवियन, ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। नाइस टू मीट यू। मैं नेथन हूँ। लंच के बाद हम तीनों साथ बाहर निकलते हैं। सीढ़ियों पर माहौल और भी इंटेंस हो गया है। नेथन और विवियन सालों से ग्रेड के टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। दोनों को साथ खड़े देख वो खूबसूरत लड़की और वो हैंडसम लड़का
कई लोग मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये दोनों एक परफेक्ट मैच साबित होंगे। नितिन लगातार विवियन से स्कूल वर्क के बारे में बातें कर रहा है। विवियन, कैसा रहेगा अगर इस बार भी हम साथ में वेलकम गाला होस्ट करें? नितिन अपनी मुट्ठी भींचता है, फिर धीरे से ढीली करता है और मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखता है। विवियन, क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुमने क्या कहा? नितिन कुछ बोलने ही वाला होता है कि नोरा तेजी से आती है और मुझ पर चिल्लाती है। आज सुबह तुम गेट पर स्कारलेट के पीछे पड़े थे और अब लंच में तुम विवियन के साथ घूम रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे भाई से अपनी तमीज मत भूलो, इतनी बदतमीजी मत करो। अगर यहाँ हमारा वेलकम नहीं है तो हम किसी वक्त यहाँ से चले जाते हैं और मैं उसके पीछे चल देता हूँ। विवियन, मेरा वो मतलब नहीं था। रुको। नोरा अपने भाई का हाथ पकड़ती है। वो सच में खुद को बिगाड़ रही है, किसी एरे गैरी के साथ घूम रही है। तुम परेशान क्यों? नेथन दूर जाती विवियन को दिखता रहा। उसके सीने में कड़वाहट थी। जितने समय से वो एक दूसरे को जानते हैं, ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के का साथ दिया। क्या वो सच में ईथन को पसंद करती है? मैं जहां भी जाता हूँ सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? लगता है कुछ नहीं बदला। मैं आज भी वही हूँ जिसे कोई नहीं चाहता। क्या हुआ ईथन, उदास हो? थोड़ी ताजा हवा खाएं। मैं सिर हिलाता हूँ। हम क्लासरूम से बाहर निकलकर स्कूल की छत पर आ जाते हैं। देखो, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, जिंदगी कितनी भी बेकार लगे, अगर तुम काफी ऊंचाई पर हो तो दूर से सब कुछ छोटा ही दिखता है। हवा उसके बालों से खेल रही है। मेरा मन उन दिनों में चला जाता है जब मैं 11 साल का था। लेकिन तब एक बहादुर लड़की मेरी मदद को आई थी। वो पहली बार था जब मैं विवियन से मिला था। उसके बाद हम पक्के दोस्त बन गए। हम छत पर तब तक रुके जब तक क्लास शुरू होने का समय नहीं हो गया। फिर सब में नीचे आ गए। क्लासरूम में घुसते ही स्कारलेट अपनी सीट पर बैठी दिखती है। वो हमें साथ आती दिखती है और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। जैसे ही मैं बैठता हूँ वो मेरे कान के पास झुकती है। उसकी आवाज में जलन साफ थी। अपनी छोटी सी डेट से वापस आ गए? मुझसे दूर ही रहना। क्या बात है, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम नाखुश हो। क्या तुम्हारी प्यारी विवियन से लड़ाई हो गई? मैं हंसता हूँ। तुम्हें इससे क्या? स्कारलेट के हाव भाव बदल जाते हैं। वो धीरे से अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। स्कूल के बाद मैं क्लीनिंग ड्यूटी खत्म करके आखिर में निकलता हूँ। स्कूल गेट से कुछ ही दूर गुंडों का एक ग्रुप अचानक मेरा रास्ता रोक लेता है। मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। मैं कूल बनकर उनके पास से निकलने की कोशिश करता हूँ, पर वो मेरे लिए ही आए हैं। वो मुझे एक गली में घेर लेते हैं। क्या चाहते हो? हम यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। दूसरों की लड़कियों के पीछे मत भागो। तभी अचानक एक लड़की की आवाज आती है। यहाँ क्या हो रहा है? स्कारलेट गली के मोड़ पर खड़ी है, कंधे पर बैग लटका है। उसकी ब्लैक जैकेट पूरी बंद है और चेहरा कॉलर में छिपा है। बहुत दिनों बाद मिले। मिस स्कारलेट, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस इस बच्चे को तमीज सिखा रहे हैं। मैं उसे शक से देखता हूँ और सोचता हूँ, क्या ये लोग उसी ने भेजे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने दिन में उसे पलटकर जवाब दिया था। आप समझदार हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। लफड़ा सुलझाने के पैसे मिले हैं। बस ऐसा नाटक कीजिए जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं। मेरी ये बात मान लीजिए, फिर कभी ड्रिंक पियेंगे। रिलैक्स। मैं इस लड़की को जानती तक नहीं। ये मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसमें अपनी टोंग क्यों अड़ाऊंगी? जारी रखो। मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। हे, अब तुम क्या करोगे? लगता है आज तुम्हारा काम तमाम है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? बेशक मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, पर पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उस अंधेरी गली में लड़की की आंखें चमक उठती हैं। स्कारलेट, मैं तैयार हूँ। वो गली से बाहर निकलने ही वाली होती है कि स्कारलेट रुक जाती है। उसके होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो अपना बैग जमीन पर फेंकती है, अपनी जैकेट उसके ऊपर डालती है और पीछे मुड़ती है। कुछ ही मिनटों में गली में एक के बाद एक चीखें गूंजने लगती है। मैं चोट खाकर दीवार से टिका हूँ और स्कारलेट को देख रहा हूँ। वो कितनी तेज और सटीक है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अचानक उस लड़के ने चाकू निकाला और स्कारलेट पर हमला कर दिया। बिना सोचे मैंने बैग उसकी तरफ फेंका। शुक्र है चाकू सिर्फ स्कारलेट की जैकेट को छूकर निकल गया। क्या ये पागल जेल जाना चाहता है? वो मेरी तरफ देखती है। उसकी नजरें मुझे सुन्न कर देती है। स्कारलेट मेरे पास आती है। उसकी आवाज में थोड़ी फिक्र है। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं उसका हाथ उठाकर उसकी यूनिफॉर्म पर कट देखता हूँ। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा है। स्कारलेट मेरे पास आती है और पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं उसका हाथ उठाकर उसकी फटी यूनिफॉर्म देखता हूँ। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा है। मैं ठीक हूँ। देखो, एक खरोंच तक नहीं आई। मैं उसके बैग उठाता हूँ और उसे गली से बाहर ले आता हूँ। सड़क पर हम साथ चल रहे हैं। हे, अपना वादा मत भूलना। मैं पूछता हूँ, ठीक है, बताओ क्या करना है? हम अभी सोचा नहीं है। जब सोचूंगी तो बता दूंगी। बस याद रखना कि तुम पर मेरा एक उधार है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्मिंदा होकर मुझे घूरती है। क्या देख रहे हो? क्या पहले कभी पेट की गुड़गुड़ाहट नहीं सुनी? फ्यूल के लिए खाना जरूरी है। बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, जल्दी करो और मुझे खाना खिलाने ले चलो। लेकिन कई रेस्टोरेंट्स चेक करने के बाद भी स्कारलेट किसी से सेटिस्फाइड नहीं थी। अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ से हो? जामनान। जामनान? तो फिर मेरे लिए कुछ जामनान फूड बनाओ। मैंने कभी असली वाला ट्राई नहीं किया। मैंने थोड़ा सोचा और हाँ कह दिया। हम ग्रोसरीज के लिए सुपरमार्केट गए। स्कारलेट को सब कुछ चाहिए था। ये फिश अच्छी लग रही है, इससे मुझे वो श्रिम्प भी चाहिए और हर वेजिटेबल थोड़ी थोड़ी ले लो। मैं बैग्स का पहाड़ उठाए बाहर निकला। घर पहुंचकर मैं किचन में खाना बनाने चला गया, जबकि स्कारलेट काउच पर ऐसे पसरकर टीवी देख रही थी जैसे उसका अपना घर हो। खाना तैयार है, मैंने आवाज दी। स्कारलेट काउच से उठी और पास आई। मैंने कैजुअली पूछा, तुम क्या पीना चाहोगी? मेरे पास पानी और जूस है। बियर है क्या? नहीं। स्कारलेट ने मुंह बनाया। उसने एक चिकन विंग उठाया और उसे खाने लगी। ये इतना मीठा क्यों है? कोला चिकन विंग्स तो मीठे ही होते हैं। जांगनाम क्विजीन थोड़ा मीठा ही होता है। ये सब्जियां इतनी फीकी क्यों है? इनमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। मुझे कुछ तीखा चाहिए। तो फिर इसे ट्राई करो। ये वेल सीजन, सेवरी और रिच है।
ठीक है, लगता है मुझे जबरदस्ती खाना पड़ेगा। ठीक ठाक ही है। आधे घंटे बाद मैं खाली प्लेट से भरी टेबल को देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसे वो जबरदस्ती खाना कहती है। बर्तन धोने के बाद मैंने देखा कि स्कारलेट काउच पर दुबक कर गहरी नींद में सो रही है। वो एक छोटी बिल्ली की तरह कुशन्स में सिमटी हुई थी। मैंने सोचा कि कैसे उसने मुझे बचाने के लिए उन लोगों से लड़ाई की थी और मेरे दिल में कुछ महसूस हुआ। स्कारलेट असल में एक अच्छी इंसान है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? स्कारलेट की आंखें अचानक खुल गईं। मैं सकपका गया। वो उठकर बैठी, अपनी आईब्रो ऊपर की और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे पता है मैं गुड लुकिंग हूँ, पर क्या तुम इसे और साफ नहीं दिखा सकती? मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ और पास की कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। अगर तुम जा गई हो तो तुम्हें अब निकलना चाहिए। अचानक एक तेज रिंगटोन बजती है। वो फोन उठाती है और स्पीकर पर डाल देती है। स्कारलेट, तुम कहाँ हो? अपनी पुरानी जगह पर पहुंचो। वो रेक्स फालतू की बातें कर रहा है। कह रहा है कि पिछली बार तुमने उसे बहुत पीटा था। वो अपने साथ और लोग लाया है और बदला लेना चाहता है। स्कारलेट मना करने ही वाली होती है, पर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और कुछ बदल जाता है। हाँ, उसे बोलो इंतजार करे, मैं आ रही हूँ। वो फोन काटती है, जैकेट उठाती है और खड़ी हो जाती है। मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ। नहीं, रहने दो। अरे चलो भी। ये देखते हुए कि मैंने आज तुम्हें उन गुंडों से बचाया था, कम से कम तुम मेरे साथ एक राइड पर तो चल ही सकते हो। ठीक है ठीक है, मुझे लगता है कि अब तो मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। टैक्सी चलती है और फिर एक खुले मैदान में रुकती है। स्कारलेट। लिली दौड़कर आती है। स्कारलेट को देखकर मेरी आंखें चमकती है। हैंडसम भी यहाँ है। हाँ देखो, वो उसे साथ लाई है और फिर भी कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। ये तो एकदम जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। हाँ स्कारलेट, वो रेक्स यहाँ आया है। गैंग लेकर एंट्रेंस के बाहर इंतजार कर रहा है। स्कारलेट, मुझे लगा तुम डर गई और आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्यों? जेल में मन नहीं भरा क्या? लगता है वहाँ का खाना अच्छा था, जो तुम इतनी जल्दी बाहर आकर फिर से पंगे ले रहे हो। अगर तुमने पिछली बार मुझे फंसाया नहीं होता तो क्या मैं वहाँ पहुंचता? अगर मैं सच में तुम्हें फंसाना चाहती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही सलामत बाहर आ पाते? दिमाग एक बहुत अच्छी चीज है, अफसोस कि तुम्हारे पास नहीं है। रेक्स का चेहरा पीला पड़ जाता है। स्कारलेट, 1 महीना हो गया, क्या 1-on-1 रेस की हिम्मत है? स्कारलेट ऐसे हंसती है जैसे कोई जोक सुना हो। रेक्स, पुलिस स्टेशन से मन नहीं भरा? इस बार ऑर्थोपेडिक वार्ड में वीआईपी रूम चाहिए। ठीक है, जो तुम चाहो। स्कारलेट, ज्यादा मत उड़ो। आज रात देखते हैं कौन जीतेगा। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ का असली मालिक कौन है। रेक्स की नजर आखिरकार मुझ पर पड़ती है। वो मुझे घूरता है, उसका गला सूखने लगता है। स्कारलेट उसकी नजरें देख गुस्से से मुंह बनाती है। वो नफरत से आगे बढ़ मुझे अपने पीछे छुपा लेती है। क्या देख रहे हो? अपनी गंदी नजरें हटाओ। रेक्स मुश्किल से नजरें हटाता है। स्कारलेट, एक शॉट, हम रेस करेंगे। अगर तुम हारी तो अपने पीछे खड़ी इस ब्यूटी को मुझे दे देना। अगर मैं हारा तो तुम्हें लेटेस्ट बगानी दूंगा। बुरा सौदा नहीं है ना? मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम हारे तो अपनी कबाड़ गाड़ी लो और रेसिंग छोड़ दो। फिर कभी मेरे सामने मत आना, तुम्हें देख मुझे घिन आती है। ठीक है, बस बाद में रोना मत। स्कारलेट, ये क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे लिए फैसला लेने का हक किसने दिया? प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे दांव पर कैसे लगा सकती हो? अगर तुम हार गई तो क्या तुम मुझे उस क्रीप के साथ जाने दोगी? रिलैक्स, हम दोनों उसे हरा देंगे। हम दोनों? मुझे ड्राइविंग नहीं आती, पर स्कारलेट मुड़कर हाथ हिलाती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। मैं जा रही हूँ। रुको, मैं कॉलेज रेसिंग में बेस्ट हूँ, ट्रस्ट मी। मैं सिर घुमाता हूँ और हेलमेट के अंदर से उसकी आंखों में देखता हूँ। मुझे स्कारलेट की बड़ी गोल मिन्नतें करती आंखें दिखती हैं। मेरा दिल पिघल जाता है। मैं सीट बेल्ट वापस लगाता हूँ। मुझे पता था ईथन बेस्ट था। कार धीरे धीरे स्टार्ट होती है, इंजन की कान फाड़ देने वाली आवाज सुनते हुए मैं पूरी ताकत से सीट पकड़ लेता हूँ। ईथन, क्या तुम्हें पता है मैंने कॉलेज में रेसिंग क्यों चुनी थी? ट्रैक पर उड़ने का ये एहसास सब पीछे छोड़ देता है। ये मुझे सारा दर्द भुला देता है। हवा हर चिंता उड़ा ले जाती है। उम्मीद है ये तुम्हारे लिए भी वही करे। कार तीर की तरह आगे निकलती है। उसकी रफ्तार मुझे सीट से चिपका देती है। दोनों तरफ की हर चीज धुंधली लकीरों में बदल जाती है। वो बुलिंग और बेइज्जती की आवाजें जैसे गायब हो जाती है। मुझे लगता है जैसे इस ट्रैक पर बस मैं हूँ और ये हवा है। दो गाड़ियां एक दूसरे का पीछा कर रही हैं। मैं सिर घुमाकर स्कारलेट के फोकस चेहरे को देखता हूँ। मेरा दिल धड़कता है। ट्रैक पर रेस अब आखिरी आधे चक्कर पर है। रेक्स की कार पीछे से हमारी पूंछ से चिपकी हुई है। अचानक इंजन से एक जोरदार दहाड़ निकलती है। स्कारलेट गैस पेडल जोर से दबाती है और फिनिश लाइन सबसे पहले क्रॉस करती है। हम हेलमेट्स उतारते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। नहीं चाहिए। रेक्स गुस्से में बाहर फेंकता है। ये मेरे लायक नहीं। अब डील याद रखना, अपना ये कबाड़ उठाओ और रेसिंग सीन से दफा हो जाओ। फिर कभी शक्ल मत दिखाना। ठीक है स्कारलेट, हिम्मत तो है तुम्हें। दुआ करो कि तुम हमेशा ऐसे ही अकड़ सको। जब गिरोगी तो रोते हुए मत आना। चलो यहाँ से, यहाँ हवा में बदबू है। मैं स्कारलेट के पीछे ट्रैक से बाहर जाता हूँ। अभी की रेस कैसी थी? डर तो नहीं लगा? बुरा नहीं था? ट्रैक पर तेजी से दौड़ने वाली वो फीलिंग सच में मुझे सारे दर्द भुला देती है। तो स्कारलेट, तुम्हें किस बात का दुख है? ऐसा कौन सा दर्द है जिसे भुलाने के लिए इतनी रेकलेस स्पीड चाहिए? क्या क्या देख रही हो? देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। स्कारलेट, थैंक यू। आज मेरी हेल्प के लिए थैंक यू। अरे ये तो कुछ नहीं है। तुम अचानक इतनी सीरियस क्यों हो रहे हो? वैसे भी तुमने रेक्स को हराने में मेरी हेल्प की थी ना? हम साथ जीते हैं। पर मैं तो बस पैसेंजर सीट पर सीट बेल्ट पकड़कर बैठा था। मैंने सच में कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि तुम्हारा साथ होना ही मुझे सुकून देता है। सच में? तो फिर ढंग से थैंक यू बोलो। मुझे पता है मैं नहीं भूलूंगा। कार जल्दी से मेरे घर के सामने रुकती है। ईथन, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं स्कारलेट। स्कारलेट कार से बाहर निकलती है और उम्मीद भरी नजरों से मुझे अंदर जाते देखती है। मैं उसे वेव करता हूँ, फिर ऊपर चला जाता हूँ। अगले दिन स्कूल में स्कारलेट मेरी डेस्क पर ब्रेकफास्ट रखती है। गुड मॉर्निंग ईथन, मैं ब्रेकफास्ट लाई हूँ।
मैं उसके जोश को देखता हूँ, थोड़ा हैरान होते हुए। मैंने खा लिया है, तुम खा लो, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम स्किनी हो और मॉर्निंग क्लासेस लंबी होती है, इसे बाद में खा लेना, वेस्ट नहीं करना। बेल बजती है। फर्स्ट पीरियड फिजिक्स का है। प्रोफेसर एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। उनके लेक्चर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एक पल के लिए भी फोकस हटा तो तुम पीछे रह जाओगे। जब क्लास खत्म हुई तब मैंने आखिरकार नोटिस किया कि विवियन आज मैंने अपना फोन निकाला और उसे टेक्स्ट किया, जरूर कुछ जरूरी काम होगा। विवियन का कोई रिप्लाई नहीं आया। पूरी सुबह स्कारलेट डेस्क पर अपना सिर नीचे रखकर सोती रही। लंच की बेल बजी। स्कारलेट, उठ जाओ यार, कैंपस के बाहर एक नया हॉटपॉट प्लेस खुला है, उसके रिव्यूज तो एकदम कमाल के हैं, चलो खाना खाने चलते हैं। स्कारलेट डेस्क से अपना सिर उठाती है। वो लिली को एक नींद भरी नजरों से देखती है और फिर मेरा हाथ पकड़ कहती है, चलो चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। स्कारलेट वैसे ही कैंपस में बहुत बड़ी हस्ती है और सच कहूं तो मैं भी दिखने में काफी अच्छा हूं। और देखते ही देखते कैंपस में सबका ध्यान हमारी तरफ खिंच जाता है। तभी मुझे दूर से एक जाना पहचाना चेहरा अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। वो विवियन है। उसके लंबे रेशमी बाल कंधों पर बिखरे हैं और उसकी आंखें थोड़ी लाल लग रही हैं। वो मुझे और मेरे साथ खड़ी स्कारलेट को देखती है, फिर तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है और हमारे पास से चुपचाप निकल जाती है। मुझे लगा कि विवियन के साथ पक्का कुछ हुआ है। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं नहीं आ रहा, मैंने स्कारलेट से कहा। विवियन को ही ढूंढने जा रहे हो ना? हाँ, तुम दोनों जाकर खाना खा लो, मेरी चिंता मत करो, मुझे उसे एक बार चेक करना होगा। अगर तुम अभी उसके पीछे गए तो फिर वापस मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आंखें लाल हो गई और वो मुझे फिर से दबाव डाल रही है। स्कारलेट हमेशा से ऐसी ही रही है। अगली बार खाते हैं। मैं उसकी धमकी इग्नोर कर विवियन की तरफ मुड़ जाता हूँ। स्कारलेट, कोई बात नहीं, चलो चले, सिर्फ हम दोनों। उस बेवकूफ के बिना मैं सच में काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। अब मैं जो चाहूँ वो कह सकता हूँ। क्या हुआ विवियन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये कुछ नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब थी, बस हल्का बुखार है, दवाई के लिए छुट्टी ली थी। तुम्हारा मैसेज देख लिया था। थैंक यू थिन। मैं उसके चेहरे की सूजन देखता हूँ, वहाँ हाथ का निशान है, बस तुम ठीक रहो। चलो, दोपहर हो गई, खाना खाते हैं। क्या खाओगी? ठीक है, मैं विवियन के आगे ट्रे रख देता हूँ। वो सिर झुकाए चुपचाप खा रही है। विवियन मार्कस के प्रपोजल पर कुछ सोचा। विवियन ऊपर देखती तक नहीं, पर मैं नोटिस करता हूँ कि उसने चॉपस्टिक्स कस ली हैं। बच्चे, पिछली बार से सबक नहीं सीखा? नेथन, तुमने ईथन के साथ क्या किया? कुछ नहीं, बस उसे उसकी औकात याद दिलाई। मेरी फैमिली इस वीकेंड गाला होस्ट कर रही है, तुम आना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सबसे ब्यूटीफुल डांस पार्टनर बनो, और जहाँ तक इस गंवार की बात है, तुम भी आ सकते हो। आखिरकार बादलों की ऊंचाई जानने के लिए कीचड़ को देखना जरूरी है। आओ और देखो कि एक असली क्लास और तुम्हारे जैसे मामूली इंसान में क्या फर्क होता है। तुम उसकी बकवास मत सुनो, वो बस ऐसा ही है, वो बस झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें धमका रहा है ना? ऐसी बात नहीं है। मैं विवियन, मैं इस वीकेंड तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ईथन, मैं तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहती, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें चोट लग जाएगी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें उन भेड़ियों का सामना अकेले नहीं करने दे सकता। वो अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है, उसके परेशान चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लंच ब्रेक के बाद स्कारलेट की सीट खाली रहती है। मैं उसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ, पर कॉल लगता ही नहीं। मैं उसके बारे में चिंता करना छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ और जरूरी काम करना है। सैटरडे की रात मैं वादे के मुताबिक प्राइवेट क्लब के ओपन एयर बॉलरूम पहुंच जाता हूँ। नेथन ने जिस गाला का जिक्र किया था, वो चेन फैमिली द्वारा होस्ट किया गया एक बिजनेस रिसेप्शन है, जो ए सिटी के उभरते हुए टेक एलिट्स में से एक है। सेंटर में शालीन मिस्टर और मिसेज चेन खड़े हैं, जो पिछले एक दशक से चैरिटी के काम में जुटे हुए हैं। नेथन और नोरा भी यही हैं। दोनों सच धज कर हाथ में वाइन ग्लास लिए बेशर्मी से सिस्टर्स के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गाला में घूम रहा हूँ, तभी मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। स्कारलेट वहाँ कैजुअल कपड़ों में बैठी है, काउच पर लेटी हुई एक एक करके अंगूर खा रही है। स्कारलेट, ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डांस फ्लोर पर विवियन को देख मुस्कुराती है। मुझे पता था तुम यहाँ विवियन के लिए छुप कर आए हो, है ना? कमाल हो ईथन, उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, उसे छोड़ नहीं पा रहे? मैं उसकी बातों के ताने को नजरअंदाज करता हूँ और पूछता हूँ, जो मैसेजेस मैंने तुम्हें भेजे थे उनका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हारे लिए परेशान था, मैं जवाब क्यों दूं? बस मेरा मन नहीं था। क्या हम दोस्त नहीं? अच्छा दोस्त, तो किस तरह के दोस्त? रेगुलर फ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी विवियन आ गई। ईथन, तुम आ गए, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। वाह प्रिंसेस विवियन, क्या हुआ? अगले ऑप्शन के लिए शॉपिंग चल रही है। सॉन्ग फैमिली की चापलूसी करोगी, जाओ की या वॉर्म फैमिली की? इतनी चॉइसेस है, क्या आंखें संभाल पाएंगी? ज्यादा जोर मत डालो। क्या तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर सकती? तुम हमेशा ऐसी क्यों रहती हो? तभी नेथन और नोरा वहाँ आते हैं। नोरा मुझे चिढ़ाते हुए देखती है। नेथन, देखो ये सच में आ गया, जैसे यहाँ आना इसके लिए कोई बड़ी बात हो। हम तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर हैं। तुम हो क्या वैसे? किसी शिपिंग कंपनी की डिलीवरी बॉय? ये नकली सूट कहाँ से उठाया? किसी पटरी से? क्या तुम्हें पता भी है कि ये किस ब्रांड की कॉपी है? नेथन, बस बहुत हुआ। विवियन, तुम भी उसे क्यों डिफेंड कर रही हो? मैं तो बस उसे रियलिटी दिखा रहा हूँ ताकि वो अपनी जगह समझे। सपने देखना बंद करो। मैं कौन हूँ और मेरा स्टेटस क्या है, ये जज करने वाले तुम कोई नहीं होते। कम से कम मुझे अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। वो अंजन कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट है। ओह माय गॉड, अफवाहें सच थी, वो सच में एक औरत है। वो अचानक यहाँ क्यों आ गई?
नेथन और नोरा एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और फिर भीड़ में घुस जाते हैं। विवियन मेरी तरफ मुड़ती है, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन है। भीड़ हमारे करीब आ जाती है। भीड़ में से एक औरत बाहर आती है, सीधा मेरी तरफ बढ़ती है, रुकती है और कहती है, तो ये है तुम्हारे नए स्कूल के क्लासमेट्स। लगता है तुम्हारी स्कूल लाइफ काफी कलरफुल है। वो मुड़ती है और चली जाती है। मेरे पीछे मार्कस, विवियन, नेथन, नोरा और बिजनेस पीपल की भीड़ मुझे घूर रही है। सबके मन में अपने ही ख्याल है। मैं सोचने लगा कि नेथन को यह सोचना चाहिए था कि अगर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं होता तो मैं शेंगझाओ एकेडमी जैसे कॉम्पिटिटिव स्कूल में ट्रांसफर कैसे ले पाता। मेरे पेरेंट्स कभी ए सिटी के बिजनेस वर्ल्ड की शान थे। 4 साल का होने तक मेरी जिंदगी प्यार से भरी थी, पर एक एक्सीडेंट ने मेरे पिता की जान ले ली। उसके बाद मेरी माँ गुमसुम रहने लगी। उन्होंने अपनी पूरी जान मेरे पिता के बिजनेस में लगा दी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं फैमिली एस्टेट छोड़कर अकेले रहने लगा। वैसे भी मेरी जिंदगी में उनकी मौजूदगी अब बस नाम मात्र की रह गई थी। माँ के जाते ही चेन्स मेरी तरफ लपके और विवियन को मेरी ओर धकेलने लगे। यंग मास्टर ईथन, आप और हमारी विवियन स्कूल में सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं? बिजनेस की दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हवा पन्ना पलटने से भी तेज बदलती है। अभी कुछ देर पहले वो नेथन को इग्नोर कर रहे थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी मुझे बालकनी में निकलने का मौका मिल गया। तुम यहाँ छुपकर क्यों आ गए? क्या यंग मास्टर ईथन को रॉयल्टी जैसा फील करना पसंद नहीं है, जहाँ सब उनके आगे पीछे घूमते हैं? नहीं। और तुम यहाँ बाहर क्यों हो? अंदर के लोग सबसे बड़े दिखावटी है। एक ही सड़े हुए घोंसले में चापलूसी करना और दूसरों को नीचा दिखाना, मुझे इससे नफरत है। आई एम सॉरी स्कारलेट, मुझे उस दिन तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बहुत पुराने दोस्त हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे उस हालत में देखकर मैं उसे इग्नोर नहीं कर सका। ओह, तो अंजाम कॉर्पोरेशन और पे फैमिली का रिश्ता बहुत पुराना है, हैसियत में एकदम बराबर, पावर कपलिंग का बेहतरीन नमूना। तुम सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी बातों में हमेशा ये कड़वाहट क्यों होती है? जब मैं पहली बार विवियन से मिला तब उसका सरनेम पेई नहीं था। बड़ी होने पर उसे पेई फैमिली ने अडॉप्ट किया। मेरी बात सुनकर स्कारलेट की आंखें कुछ पल के लिए सूनी हो गई। विवियन अडॉप्टेड थी? पिछली बार तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझे अकेले हॉट पॉट खाना पड़ा। तो बताओ अब भरपाई कैसे करोगे? मैं उसे देखता हूँ, मेरा चेहरा थोड़ा गर्म होने लगता है। तुम्हें क्या चाहिए? इस गाला का खाना बेकार है, सब दिखावटी कचरा है। चलिए यंग मास्टर इथन, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह ले जाऊंगा। अरे रुको, विवियन अंदर है, हम उसे छोड़कर जा रहे हैं। रिलैक्स, अब सब जानते हैं कि विवियन तुम्हारे प्रोटेक्शन में है। वो लोग उसकी चापलूसी में बिजी होंगे, अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। चलो। उस रात एक बारबेक्यू स्टैंड पर स्कारलेट और मैं आमने सामने बैठे हैं। हे, अगर तुम नग्यान कॉर्पोरेशन के वारिस हो, उस औरत के बेटे, तो तुम उस पुराने छोटे अपार्टमेंट में अकेले क्यों रहते हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं ही वारिस हूँ? वैसे भी किसने कहा कि अमीर होने पर महल में रहना होगा, फैंसी गाड़ियां चलानी होंगी और स्पॉटलाइट में रहना होगा? सवाल मत घुमाओ। प्रेसिडेंट ऑड्री से तुम्हारा रिश्ता क्या है? माँ बेटा या रिश्तेदार? वो सच में मेरी माँ है, लेकिन पिता के जाने के बाद वो बदल गई। उन्होंने अपना सब कुछ उस सो कॉल बिजनेस को दे दिया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं चुप हो जाता हूँ, सिर झुका लेता हूँ। स्कारलेट को मेरी कहानी से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। मुझे देखते हुए उसकी आंखें भर आती है। वो कुछ कहना चाहती है पर रुक जाती है। क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? पहली बार क्या स्कूल में नहीं था? तुमने मुझे पहली बार देखा था, मैं फूड स्ट्रीट पर बारबेक्यू खा रही थी और तभी तुम अचानक आए और मुझे किस कर लिया। मैं उसे देखता हूँ, मेरे कान लाल हो जाते हैं। वो एक शरारती मुस्कान के साथ मुझे देखती है। तो चलो साथ हो जाते हैं। मैं सन्न रह गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। एक अच्छा भला खाना बहुत जल्दी खत्म हो गया। मंडे मॉर्निंग में क्लासरूम जल्दी पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी डेस्क एक सुंदर पैक किए हुए सैंडविच, दूध की बोतल और एक बढ़िया फ्राइड से भरी है। मैं उस पूरे नाश्ते को देखता रह जाता हूँ। मेरे क्लासमेट्स मुझे जलन से देख रहे हैं। ईथन तुम आ गए, मुझे लगा तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आई। देखो तुम्हें क्या पसंद है। तभी स्कारलेट दरवाजे से अंदर आती है। ईथन, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, सब कुछ एकदम ताजा है, गरम गरम खा लो। बात करते करते उसकी नजर मेरी डेस्क पर रखे ब्रेकफास्ट और पैकेजिंग के लेबल्स पर पड़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। विवियन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारी डेस्क पर क्यों नहीं है? ये ईथन की डेस्क पर क्या कर रहा है? अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा रही हो क्या? मैंने ईथन के लिए ब्रेकफास्ट खरीदा है, वो खाएगा या नहीं ये उसकी मर्जी है। तो जो तुम लाई हो वो खुद ही खा लो। ईथन को तुम्हारा खाना नहीं मेरा चाहिए। क्या ऐसा ही है? ईथन, क्या तुम्हें सच में मेरा बनाया हुआ खाना नहीं चाहिए? वो एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, मेरा पेट एकदम भरा हुआ है। ये तुम दोनों रख लो, इन्हें वेस्ट मत होने देना। शुक्र है कि बेल सही टाइम पर बच गई और मैं इस मुसीबत से बच गया, पर मैं कब तक बच पाऊंगा? पिछली बार हम हॉट पॉट नहीं खा पाए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो आज लंच में इसकी कसर पूरी करते हैं। विवियन ने तुरंत सिर घुमाया और बहस करने लगी। ईथन पहले ही मेरे साथ लंच करने के लिए मान चुका है, तुम अकेले जाकर हॉट पॉट खाओ। मैंने देखा कि ये दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो मैं बस एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ खड़ा रहा। आखिरकार हम तीनों कैंपस में साथ साथ चलने लगे। स्कारलेट मेरे लेफ्ट में थी और विवियन मेरे राइट में। धत तेरे की, इस लड़के का क्या चक्कर है? दो खूबसूरत लड़कियां मतलब है उसके लिए लड़ रही हैं। वो सच में बहुत हैंडसम है, उसका ऑरा भी कमाल का है। क्या तुम लोगों ने सुना? ईथन की टाइज शायद फेमस एनजॉम कॉर्पोरेशन से है। कोई हैरानी की बात नहीं है।
उससे बस एलिगेंस तो जन्मजात होती है। मामूली इंसान नहीं लगता। रास्ते कैंपस में मेरे बारे में बातें होती रही। गाला के बाद से मजाक उड़ाना काफी कम हो गया है और उसकी जगह क्यूरियोसिटी और चापलूसी ने ले ली है। स्कारलेट ने मेरे बगल में खड़ी विवियन की तरफ देखा। कुछ लोग दिन के उजाले में सूरज से भी ज्यादा चमकने वाले कबाब में हड्डी होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी स्कारलेट की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ थी। यहाँ कबाब में हड्डी कौन है, इस पर अभी बहस हो सकती है। हम हॉटपॉट रेस्टोरेंट के एंट्रेंस तक आ गए, पर दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हॉटपॉट के चारों ओर बैठ गए, एक एक साइड पर। विवियन ने प्यार से मेरे बाउल में पका हुआ लैम रखा। ईथन, और खाओ, तुम बहुत दुबले हो। क्या उसके पास हाथ नहीं है? क्या उसे सच में तुम्हारे खिलाने की जरूरत है? विवियन स्कारलेट को पूरी तरह इग्नोर करके मेरे बाउल में खाना डालती रहती है। स्कारलेट अपनी जीभ चटकाती है, फिर हाथ बढ़ाकर वो खाना छीन लेती है जो विवियन ने अभी मेरे बाउल में डाला था और उसे अपने बाउल में डाल देती है। विवियन को एक प्रोवोकेटिव लुक देती है। इसके लिए थैंक्स। मैं बस सोच ही रही थी कि कहीं ये मीट ज्यादा तो नहीं पक गया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नेथन और नोरा अंदर आते हैं। नेथन देखो, विवियन भी यहाँ है। हम तीनों पीछे मुड़ते हैं और उनसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हैं। नेथन मुस्कुराते हुए पास आता है। विवियन, क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ हॉटपॉट के लिए आई हो? ईथन, तुम भी यहाँ हो? प्रेसिडेंट ऑड्रे को मेरा सलाम कहना। स्कारलेट उसे देखती है और ताना मारती है। किसी से अपनी पिटाई करवा लो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? नेथन को भी उसका स्वाद चखना है। नेथन देखता है कि कोई उससे बात नहीं करा, पर वो शांत रहता है। मिस स्कारलेट, आप हमेशा मजाक करती रहती है। खैर, आप लोग खाने का मजा लीजिए, मैं दखल नहीं दूंगा। वो नोरा को पकड़ता है और चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर नोरा शिकायत करती है। नेथन, मैं कब से यहाँ खाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से लाइन में नंबर आया था। हम उनसे क्यों डरे? खाना खाना खाना, बस यही सोचता है तुम्हें। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो हमें अपने लायक भी नहीं समझते? ईथन, स्कारलेट और विवियन, तुम सब बस इंतजार करो। एक दिन मैं तुम सबको आज की इस अकड़ का मजा चखाऊंगा। अंदर विवियन चेहरे पर चिंता के साथ कहती है। ईथन, नेथन हर बात का बदला लेता है। वो अनप्रेडिक्टेबल है और कुछ भी जाने नहीं देता। गाला में उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। वो इसे पक्का नहीं छोड़ेगा। मुझे डर है कि वो तुम्हारे पीछे आएगा। स्कारलेट उसे बेफिक्री से देखती है। उसे कोशिश करने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि नेथन जैसा मामूली इंसान क्या कर सकता है। वो बस चेन फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। एक डरा हुआ कुत्ता सिर्फ भौंक ही सकता है। विवियन स्कारलेट की तरफ देखती है। तुम्हारे आसपास पहले ही बहुत से लोग और प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे लाइन में लगना होगा। ईथन, मेरी बात सुनो। तुम्हें ऑड्रे के घर वापस चले जाना चाहिए, या कम से कम फैमिली एस्टेट में। वहाँ कम से कम बॉडीगार्ड्स और स्टाफ तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो ज्यादा सेफ है। क्या होगा अगर उस गली वाले हादसे जैसा कुछ फिर से हो गया? स्कारलेट चिढ़कर बीच में बोलती है। उस ठंडे एस्टेट में डर डर के रहने की क्या जरूरत है? वो मेरे साथ रह सकता है। मेरा घर बड़ा है और सिक्योरिटी भी अच्छी है। नेथन और उसकी बेकार टीम 10 और भेज दो, मैं सबको देख लूंगी। कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं सिर झुकाकर इस बारे में सोचता हूँ। मुझे पता है स्कारलेट सही कह रही है। अगर नेथन एक बार आ सकता है तो वो बार बार आएगा। मैं हमेशा स्कारलेट के साथ नहीं रह सकता। नेथन के आने की वजह से घर वापसी का रास्ता बोझिल हो गया। यहाँ तक कि स्कारलेट और विवियन ने भी लड़ना बंद कर दिया। उस रात मैं सोफे पर बैठकर काफी देर तक सोचता रहा। आखिरकार मैंने अपने फोन से वो नंबर मिलाया। रिंग रिंग कुछ डायल टोन्स के बाद एक औरत की आवाज आती है। हेलो मॉम, मैं हूँ ईथन। ओह, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी बिजी हूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ दिन फैमिली एस्टेट पर रुक जाऊँ। क्या ये ओके है? मैं अभी बी सिटी में बिजनेस ट्रिप पर हूँ। तुम्हारे अंकल जॉन के पास भी काम है। आजकल एस्टेट पर कोई नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम बस रास्ते में आओगे। मैं दूसरी तरफ से वो ठंडी आवाज सुनता हूँ और मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। मैं फोन काट देता हूँ। मैं पास रखी फैमिली पोर्ट्रेट और फोटो एल्बम को देखकर एक आह भरता हूँ। तभी फोन पर एक मैसेज आता है। स्कारलेट का है। कल दोपहर लिली की रेस है। ईथन, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे? मैं चैट स्क्रीन देखकर मुस्कुरा देता हूँ। स्कारलेट की बातें टाली नहीं जा सकती। मैं रिप्लाई करता हूँ, जरूर। रेस ट्रैक पर लिली रेसिंग सूट में तैयार खड़ी है। वो दूर से हमें देखकर इशारा करती है। तुम लोग आ गए फाइनली। आओ, मैं तुम्हें ब्लैकआउट दिखाती हूँ। यहाँ आओ स्कारलेट। हे, हैंडसम भी आया है। स्कारलेट, बस मुझे देखना। आज मैं और ये कार एक हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि ब्लैकआउट और मैं सबको पीछे छोड़कर चैंपियनशिप जीतेंगे। वो स्लीक जेट ब्लैक रेस कार पर अपना हाथ फेरती है। मैं उसे देखता हूँ। मुझे पता है ब्लैकआउट स्कारलेट की कीमती कार है। कोई हैरानी नहीं कि वो मुझे यहाँ चाहती थी। ये रेस उसके लिए बहुत मायने रखती है। ये सर्किट में लिली की प्रूविंग रेस है और ब्लैकआउट की कमबैक रन। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस उम्मीद है कि वो सेफली फिनिश करे। अगर वो क्राउड को हैरान कर सके तो और भी अच्छा है। मैं उसे देखता हूँ, वो करेंगे। ब्लैकआउट और लिली आपको निराश नहीं करेंगे। इस सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड रेस जल्द ही शुरू होने वाली है। लिली ब्लैकआउट में तेजी से आगे निकलती है। पहले हाफ तक वो थर्ड प्लेस पर बनी रहती है। फाइनल लैप जल्दी ही आ जाता है। लिली तेजी से एक्सेलरेटर दबाती है और सेकंड प्लेस वाले को पीछे छोड़ देती है। स्कारलेट और मैं एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं, हाँ, उसने उसे पास कर लिया, उसने उसे पास कर लिया। वो फर्स्ट आने वाली है, बस पहुंचने ही वाली है। ब्लैकआउट कर्व काटती है। ऐसा लगता है कि अगले ही पल वो लीडर को पीछे छोड़ देगी। तभी कार बेकाबू होकर ट्रैक के बाहर की तरफ मुड़ जाती है। एक जोरदार धमाके के साथ ब्लैकआउट की राइट साइड ट्रैक बैरियर से टकरा जाती है। कार से काला धुआं पल भर में आधी गाड़ी को निकल लेती है। हम लिली की तरफ दौड़ते हैं, जिसकी जान दांव पर लगी है। हॉस्पिटल के बाहर स्कारलेट और मैं इमरजेंसी रूम के बाहर बेचैनी से इंतजार करते हैं। क्रैश के बाद गैराज मैनेजर ली हमें बताता है, मिस स्कारलेट, मिस्टर ईथन, एक्सीडेंट से 2 दिन पहले एसयू फैमिली का वो रेक्स नाम का लड़का गैराज आया था
उसने कहा कि वो लेकिन अपना जाने कुछ से सामान पहले लेकर वो 1 घंटे से ज्यादा ब्लैकआउट के मेंटेनेंस एरिया के पास घूमता रहा। वो कैमरास का ब्लाइंड स्पॉट था, पता नहीं उसने वहां क्या किया। ली की बातें सुनकर स्कारलेट की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बहुत अच्छे रेक्स, बस इंतजार करो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्जरी के बाद लिली को ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया गया। उसके दाएं पैर और दाएं हाथ पर टेम्परेरी स्प्लिंट्स लगे हुए थे। हालांकि क्रैश से ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, पर उसके हाथ पैर पर खरोंचें साफ दिख रही थी। उसे ठीक होने के लिए रेस्ट चाहिए। और मैं लिली को देख रहे थे, जो सर्जरी के बाद अभी भी बेहोश थी। स्कारलेट ने गिल्ट के साथ कहा, रेक्स का असली टारगेट मैं थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे भरोसा दिलाया उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ए सिटी बिजनेस न्यूज चैनल हर लोकल कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये हमेशा लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट करता है। आज के दिन स्कारलेट, तुम्हें सच में मेरा इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। स्कारलेट ने आंखें घुमाई और लिली के मुंह में अंगूर ठूस दिया। खाना खाकर भी तुम्हारी बोलती बंद नहीं होती। हम दोनों ने एक साथ टीवी की तरफ देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। न्यूज एंकर की आवाज गूंजी, ए सिटी से ब्रेकिंग फाइनेंशियल न्यूज। सू कॉर्पोरेशन के रेक्स को कल रात एक 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पुलिस ने घेर लिया। कैमरा रेक्स की तरफ मुड़ा, जो पागलों की तरह कैमरा से बच रहा था। अथॉरिटीज के मुताबिक एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन में एसयू कॉर्पोरेशन की पिछले कुछ सालों की कई सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी सामने आई हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू रातों रात खत्म हो गई। गुस्से में भरे इन्वेस्टर्स एसयू कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो गए हैं। लिली फटी आंखों से टीवी देख रही है। मुंह में अंगूर दबाए वो उसे चबाना ही भूल गई। ओह माय गॉड स्कारलेट, तुम कमाल हो। ये फास्ट और ब्रूटल था। रेक्स जैसा आदमी इसी के लायक है। लोगों को दुख पहुंचाने का यही अंजाम होता है। स्कारलेट गर्व से मुस्कुराती है। पता होना चाहिए किससे पंगा ले रहे हो। मेरे अपनों को हाथ लगाया तो यही होगा। रेक्स सालों से गंदे काम कर रहा था, उसका हिसाब होना ही था, पर एनजॉन कॉर्पोरेशन की मदद से ये सब जल्दी हो गया। स्विफ्ट एक्शन था। थैंक यू इथन। अरे कोई बात नहीं। सो कॉर्पोरेशन बिजनेस में कभी रहम नहीं दिखाया, ये उन्होंने खुद किया है। मुझे वो दिन याद है जब मैंने सू कॉर्पोरेशन के जुर्मों के सबूत सौंपे थे। स्कारलेट ने मुझे एक गहरी और मतलब भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में तारीफ और मंजूरी साफ दिख रही थी। उसने बस सिर हिलाया और डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। लिली हम दोनों को बड़े ध्यान से देख रही है। हे, तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। बात कहाँ तक पहुंची है? तुम अपने अंगूर खाओ। तभी मेरा फोन बजता है। विवियन का कॉल है। पीछे से लिली की आवाज आती है, स्कारलेट, मैं चोटिल हूँ और तुम फिर भी मार रही हो। कमरे से बाहर आता हूँ। हेलो विवियन, उसकी आवाज आती है। ईथन, तुम वापस कब आ रहे हो? मैं कल आ जाऊंगा। क्यों? मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। मैं हाँ कहने ही वाला था कि स्कारलेट बाहर आती है। वो मेरा फोन छीनती है, कॉलर को देखती है और बिना कुछ कहे कॉल काट देती है। उसने तुमसे क्या कहा? क्या वो फिर से तुम्हें चुराने की कोशिश कर रही है? अरे कुछ खास नहीं है। अरे सच में कुछ नहीं? तो फिर तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे थे और छुपकर कॉल क्यों उठा रहे थे? सच बताओ। अगर नहीं बताया तो मैं यहीं शुरू हो जाऊंगी। तुम यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम नहीं कर सकते। तुम असल में चाहते हो कि मैं करूं? बस कहने में शर्मा रहे हो। ये ध्यान रखते हुए कि हम पब्लिक प्लेस में हैं, मैं उसे धीरे से पीछे हटाता हूँ। विवियन ने कहा कि वो भला उसे क्या कहना होगा। नेथन का पीछा छोड़कर अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। पीई फैमिली का सबसे बड़ा बिजनेस दामाद ढूंढना ही है, ऐसा नहीं है? विवियन आखिरकार पीई फैमिली की सगी बेटी नहीं है, उसके अपने संघर्ष है। हूँ, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगली सुबह क्लासरूम में मैं विवियन को देखता हूँ और पूछता हूँ, विवियन क्या चल रहा है? तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? दोपहर को छत पर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं उसे देखकर सिर हिलाता हूँ। अपनी तिरछी नजर से मैं देखता हूँ कि स्कारलेट हमें बड़े ध्यान से देख रही है। स्कूल की छत पर विवियन रेलिंग के पास खड़ी है। हवा में उसके लंबे बाल उड़ रहे हैं। विवियन, ईथन, तुम आ गए। वो शर्माते हुए झिझकती है। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। मैं उसे हैरानी से देखता हूँ। नाटक के बाद मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया। वो मुझ पे लगातार प्रेशर डाल रहे हैं। तुम्हें पता है कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। सालों से मुझे नीथन जैसे लोगों से मिलने के लिए मजबूर किया गया है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम कुछ देर के लिए नाटक करो। देखेंगे कि मैं पहले से ही किसी के साथ हूँ, तो शायद वो मुझ पर दबाव डालना बंद कर दे। क्या ये ठीक है? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं समझ सकता हूँ। विवियन मायूस होकर अपना सिर झुका लेती है। मैं उसे देखता हूँ और सोफी के बारे में सोचता हूँ। वो लड़की जो कभी मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने खड़ी हुई थी। पर हम सच में डेटिंग नहीं कर रहे, तुम्हें पता है ना? थैंक यू ईथन, मैं समझती हूँ। हम दोनों एक के बाद एक वापस नीचे की ओर चल देते हैं। स्कारलेट हॉलवे में ही है। ईथन, तुम वापस आ गए। विवियन उसे देखती है और जानबूझकर मेरे करीब आ जाती है, स्कारलेट की तरफ देखते हुए। तुम भी। स्कारलेट विवियन की ये हरकत देखकर कंफ्यूज्ड लगती है। ए सिटी यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर लड़का ईथन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सच नहीं है, मत उसे एक्सप्लेन मत करो। उसका स्वभाव ऐसा है कि अगर उसे पता चला कि ये सब झूठ है तो वो पक्का इसे फैला देगी। अगर ये बात मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स तक पहुंची तो वो फिर से मुझ पर दबाव डालेंगे और हमारी सारी बातें बेकार हो जाएंगी। मैं अपने होंठ भींच लेता हूँ और आखिर में ईथन, मैं मना नहीं करता। सच में उसके साथ हो? स्कारलेट हमें इतने करीब खड़ी देख रही है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो मुझे एक दुखी नजर से देखती है, फिर मुड़कर चली जाती है। मेरे सीने में गहरा दर्द महसूस होता है। स्कारलेट, ईथन, इस वीकेंड मेरे घर आना मत भूलना। अगर हम नाटक कर रहे हैं तो ढंग से करेंगे। विवियन पीछे से आवाज देती है। उस दोपहर स्कारलेट क्लासरूम से गायब है। मैंने उसे कई बार कॉल किया पर कोई जवाब नहीं। मैसेजेस रीड है पर रिप्लाई नहीं। स्कारलेट फिर गायब हो गई। वीकेंड आ गया। वादे के मुताबिक मैं विवियन के घर पहुंचा। उसका घर एक डिटैच्ड विला है। मार्कस और डायना दरवाजे पर खड़े हैं।
यंग मास्टर ईथन, स्वागत है। प्लीज बस ईथन बुलाइए। विवियन बता रही थी कि आप बचपन के दोस्त हैं। कितना प्यारा रिश्ता है। ईथन, सुना है आप अकेले रहते हैं। हाँ हाँ, इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी। मैं अकेला रहता हूँ, ये विवियन को भी नहीं पता। मैं इस आदमी को फिर से परखने लगा। मेरी माँ काम में बिजी रहती है। ईथन प्लीज ये ट्राई कीजिए, मैंने खुद बनाए हैं। ट्रीना तुम भी लो, मुझे पता है। विवियन, ट्रीना तो बस भला चाहती है। डायना विवियन का हाथ थपथपाकर ट्रे बढ़ाती है। ईथन, शर्माओ मत, खाओ। विवियन, तुम भी लो। डायना और ट्रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। विवियन ने मुझे शुक्रिया वाली नजर से देखा। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। ईथन, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बेहतर होगा कि हम रिश्ता जल्द पक्का कर लें। सर, मैं भी यही कहना चाहता था। विवियन और मैंने सोचा है कि ग्रेजुएशन के बाद हम पढ़ाई के लिए अमेरिका जाएंगे। शादियां कॉम्प्लिकेटेड होती है। पढ़ाई पूरी होने तक इंतजार करना ही ठीक रहेगा। मेरी माँ की भी यही इच्छा है। उनका मानना है कि यंग पीपल को पहले करियर पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट ऑड्रे का यही सजेशन है तो हम मान लेंगे, जैसा आप कहें। डायना और ट्रीना अभी भी नाखुश हैं, पर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करती। विवियन चैन की सांस लेती है और मुझे शुक्रिया भरी नजरों से देखती है। मैं बस सिर हिला देता हूँ, पर दिमाग में स्कारलेट की वो लाल आंखें घूम रही है। ये बात मेरे सीने में सुई की तरह चुभ रही है। आखिरकार ये दिखावे वाली विजिट खत्म हुई। विला से बाहर निकलते ही मैं स्कारलेट को कॉल करता हूँ। वही ठंडी रिकॉर्डिंग बजती है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। मैं फोन को जोर से पकड़ता हूँ। उसे गए तीसरा दिन है और पहली बार मैं इतना घबराया हुआ हूँ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी उस आक्रामक शख्सियत के पीछे वो सारे कांटे उसके उस पत्थर दिल परिवार की वजह से मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्हें उसने दिल में जगह दी थी, पर विलन के लिए मैंने उसे वापस अंधेरे में धकेल दिया। मैं उसके अपार्टमेंट के रास्ते पर चलता हूँ और दरवाजा खटखटाता हूँ। स्कारलेट, मैं हूँ ईथन। स्कारलेट, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। विवियन और मैं सच में साथ नहीं है, ये सब फेक है। बस उसकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए था। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, एक बार भी नहीं। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखें अखरोट जैसी सूजी हुई है। नीचे काले घेरे हैं। उसका वजन कम हो गया है। वो काफी कमजोर लग रही है। वो सब फेक था। तो तुमने तब एक्सप्लेन क्यों नहीं किया ईथन? मुझे लगा था तुम सबसे अलग हो। बचपन में मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। मेरे डैड सिर्फ मेरी स्टेप अंदर की सुनते हैं। वो औरत विवियन को पलकों पर बिठाती है और मुझे फालतू समझती है। फिर स्कूल में मैं तुमसे मिली। सिर्फ तुमने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, कभी खुद से दूर नहीं किया। मैं हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके आंसू पोंछता हूँ। मेरी उंगलियां उसकी गर्म स्किन को छूती हैं। मेरी आवाज धीमी पर पकी है। आई एम सॉरी स्कारलेट, मुझसे गलती हो गई। विवियन मेरी बचपन की दोस्त है। उसकी अडॉप्टिव माँ उस पर अरेंज्ड मैरिज के लिए दबाव डाल रही है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तो बस उसकी फैमिली को टालने के लिए उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था। मेरे मन में उसके लिए कभी कुछ नहीं था। मैंने उसके साथ होने के बारे में कभी नहीं सोचा। शुरुआत से लेकर इस पल तक मेरे दिल में सिर्फ एक ही इंसान रहा है, और वो तुम हो। स्कारलेट, सिर्फ तुम। सच में 100%। मैं उसका हाथ कसकर पकड़ता हूँ। पहली बार फूड स्ट्रीट पर जब तुमने मुझे किस किया था, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। तुमने मुझे हर मोड़ पर परेशान किया, पर मेरी आंखें तुम्हें ही ढूंढती रहती थी। तुम्हारी बातें कड़वी थी, पर तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी केयर की, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान लगा दी। स्कारलेट, फूड स्ट्रीट वाले उस दिन से मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। मैं तुम्हें चाहने लगा था। और भी तेजी से बहने लगे। वो दौड़कर मेरे गले लग गई और मुझे जोर से पकड़ लिया। मुझसे फिर कभी झूठ मत बोलना, मुझे फिर कभी अकेला मत छोड़ना। मैं वादा करता हूँ, फिर कभी नहीं। मैं धीरे से उसकी पीठ थपथपाता हूँ। 3 दिनों से जो बोझ मेरे सीने पर था वो आखिरकार हट गया। उसका अपार्टमेंट छोटा पर साफ है। दीवारों पर रेसिंग पोस्टर्स लगे हैं। कोने में एक हेलमेट रखा है। घर का कोना कोना बिल्कुल उसके जैसा है। मैं काफी देर तक उसके साथ बैठा रहा, उसके शांत होने का इंतजार करता रहा। फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन किया। मेरे पास आई, बोली कि उसको प्रेशर है और उसने मुझसे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा विवियन बाहर खड़ी है। हाथ में फलों का बैग है। ये देख के स्कारलेट अब शांत है। वो खुद आगे बढ़ती है। स्कारलेट, आई एम सॉरी। मैंने ईथन का इस्तेमाल किया और जानबूझकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की, जिससे तुम्हें दुख पहुंचा। की नजरों में अभी भी थोड़ी दूरी है, पर वो पुरानी कड़वाहट चली गई है। तुम पीए फैमिली की लाडली हो, तुम मुझ जैसी मामूली लड़की से माफी क्यों मांग रहे हो? विवियन कड़वाहट भरी हंसी हंसती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। मैं गोद ली गई थी, दूसरों के घर में रही हूँ, मैं वो फीलिंग किसी और से बेहतर समझती हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम ईथन की कितनी केयर करती हो। मुझे तुम्हें ऐसे सेल्फिशली हर्ट नहीं करना चाहिए था। असल में हम दोनों ही प्यार के लिए तरसते हुए बड़े हुए हैं। एक दूसरे के लिए मुश्किलें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। स्कारलेट पल भर के लिए चुप हो जाती है। वो विवियन की आंखों में देखकर सर हिलाती है। जो हुआ सो हुआ। हम तीनों के बीच की सारी गलतफहमियां इस पल में खत्म हो जाती हैं। स्कारलेट आखिरकार समझ जाती है कि मैंने कभी किसी और को नहीं चुना। मेरी चॉइस हमेशा वही रही है। वापस स्कूल में नेथन और नोरा ने हार नहीं मानी और फैमिली स्टेटस के दम पर हमारी लाइफ मुश्किल बनाने की कोशिश की, पर वो नहीं जानते कि सू कॉर्पोरेशन डूबने के बाद सॉन्ग फैमिली का सहारा छिन गया है। वो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। नेथन कैंपस में हमारे बारे में अफवाहें फैलाता है, पर लिली और क्लासमेट्स उसे पकड़ लेते हैं। बेइज्जत होकर वो हाथापाई करता है, पर सिक्योरिटी उससे दबोच लेती है।
उसे डिसिप्लिनरी मार्क मिलता है। जल्द ही सॉन्ग कॉर्पोरेशन की फंडिंग रुक जाती है और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। नेथिन और नोरा एलीट से आउटकास्ट बन जाते हैं जिनसे सब बचते हैं। आखिरकार वो शेंग जो एकेडमी छोड़ देते हैं और फिर कभी नहीं दिखते। डायना और ट्रीना ये देखकर कि विवियन और मेरे बीच सब ठीक है, अब उसे अरेंज्ड मैरिज के लिए फोर्स करने की हिम्मत नहीं करते। विवियन आखिरकार अपनी बेड़ियों से आजाद होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है और अपने सपनों के पीछे भागती है। मार्कस कई बार स्कारलेट को ढूंढते हुए आता है, इस उम्मीद में कि वो सब ठीक कर लेगा। स्कारलेट उसे हर बार मना कर देती है। सालों की कड़वाहट कुछ माफियों से नहीं मिट सकती। वो बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहती है जो सच में उसकी अपनी हो। लिली की चोटें पूरी तरह ठीक होने के बाद वो रेस्टोरेंट पर वापस लौट आती है। स्कारलेट मी की हेल्प से वो जी तोड़ मेहनत करती है और आखिरकार नेशनल कॉलेज रेसिंग चैंपियनशिप जीतकर रेसिंग की दुनिया का एक चमकता सितारा बन जाती है। मैं भी आखिरकार अपनी माँ के साथ सब ठीक कर लेता हूँ। वो अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर अक्सर मुझसे मिलने आने लगती हैं। वो माँ का प्यार जो इतने सालों से गायब था धीरे धीरे मेरी जिंदगी में वापस आ जाता है। अब मैं वो अकेला डरा हुआ लड़का नहीं हूँ जिसे सब परेशान करते थे। ग्रेजुएशन के दिन कैंपस के गुलमोहर के पेड़ पहले से कहीं ज्यादा खिले हुए थे। स्कारलेट, विवियन, लिली और मैं कंधे से कंधा मिलाकर कैंपस में छलकर आती धूप हम पर गिर रही है, जिसमें जवानी की वो कोमलता और गर्माहट है। स्कारलेट मेरे कंधे पर सिर टिकाती है, उसके लाल बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी है। हम ग्रेड स्कूल के लिए एक ही शहर जा रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी भर तुम्हें परेशान करूंगा और अब कोई पीछे नहीं हट सकता। विवियन हमें देख रही है, उसकी आंखों में हमारे लिए दुआएं हैं। पढ़ाई करने वाला हूँ। किसी दिन मैं ऐसी बहुत सारी कहानियां लिखूंगा जो दिल को छू ले, मेरे और हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्हें कभी बहुत रेसिंग जारी रखूंगा। सिर्फ नेशनल टाइटल काफी नहीं है, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ। मैं सबको अपनी रफ्तार दिखा दूंगा। सारा दुख और अंधेरा अब पुरानी बात हो चुकी है। हर वो जख्म जो सहा, हर वो आंसू जो बहा, अब मेरी तरक्की की एक पहचान बन गए हैं। और मैं दोनों का एडमिशन एक ही ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो जाता है। मैं फाइनेंस में मेजर करता हूँ और धीरे धीरे अपनी माँ का बिजनेस संभाल एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ। स्कारलेट ने कभी रेसिंग नहीं छोड़ी। वो देश की सबसे कम उम्र की फीमेल रेसर बनी। ट्रैक पर वो आज भी सबसे चमकती हुई आग की तरह ही है। विवियन अपनी डिग्री लेकर वापस आती है और एक ऑथर बन जाती है जो रूह को सुकून देने वाली बहुत सी कहानियां लिखती है। 3 घंटे की प्रोजेक्ट मीटिंग खत्म करता हूँ, तभी स्कारलेट का मैसेज आता है, आज रात सबर्बन ट्रैक पर फ्रेंडली रेस है, तुम्हारे लिए फ्रंट रो सीट रखी है, जल्दी आओ। मैं मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता हूँ कि मैं रास्ते में ही हूँ और रेसर स्कारलेट की जीत की दुआ करता हूँ। रात गहरी हो चुकी है और ट्रैक रोशनी से जगमगा रहा है। स्कारलेट अपनी कार के पास खड़ी है। मुझे देखते ही वो दौड़कर आती है। मुझे लगा तुम काम में इतने बिजी हो गए कि अपनी वाइफ को ट्रैक पर ही भूल गए। अपनी वाइफ की रेस के लिए मैं कभी बिजी नहीं हो सकता। नर्वस हो? मैंने 3 महीने ट्रेनिंग की है, जीत तो पक्की ही है, बस जीतने का इंतजार है। फिर तुम घर पर मेरे लिए सेलिब्रेशन रखोगे। जीत हार मायने नहीं रखती, सेफ्टी पहले है। वो अपना हेलमेट पहनती है और वाइजर से मुझे देखती है। रिलैक्स करो, मैं सब ठीक से फिनिश करके तुम्हारे पास घर आ जाऊंगी। वो लाल कार रात के अंधेरे को चीरते हुए तेजी से निकल जाती है। 20 मिनट बाद रेस खत्म हो जाती है। स्कारलेट आसानी से चैंपियनशिप जीत लेती है। वो अपना हेलमेट उतारती है और चमकती आंखों के साथ मेरी तरफ दौड़ती है। क्या तुम्हारी वाइफ अमेजिंग नहीं है? हाँ, हमेशा से रही है। मेरी आंखों में तुम हमेशा सबसे डैज़लिंग रहोगी। विवियन एक शांत स्माइल के साथ पास आती है। जीत मुबारक हो स्कारलेट, खुशी है कि मैं सही समय पर आ गई। थैंक्स, लेकिन तुम्हारी नई बुक तो मेरी चैंपियनशिप से भी बड़ी हिट रही। मैंने तो बस ग्रोथ के बारे में लिखा, शब्दों के जरिए खुद को हील किया। ये तुम दोनों के सामने कुछ भी नहीं। एक ट्रैक पर हवा से बातें करती है और दूसरा पीछे रहकर सब संभालता है। हाँ, हम सबने अपनी उन चीजों को थामे रखा जिनमें हम जवानी में यकीन करते थे। मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ, मैंने उसी लड़की से शादी की जिससे मुझे प्यार हुआ था। स्कारलेट मेरी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। ठीक है, चलो पुराने नाइट मार्केट चलते हैं, हबी स्ट्रीट। ये मेरी विक्ट्री सेलिब्रेशन है। हम तीनों बिना सोचे मान जाते हैं। नाइट मार्केट की रोशनी में गर्माहट है और शाम की हवा सारी थकान मिटा देती है। हंसी मजाक और खाने के बीच स्कारलेट धीरे से कहती है, सबने मुझसे रेसिंग छोड़ने को कहा था कि ये बहुत मुश्किल और दर्दनाक है, जिसने शुरू से अंत तक बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया। और तुम जो अपने सपनों के पीछे भाग रही थी, तुम तो पहले से ही चमक रही थी। मैं बस उस रोशनी को बचा सकता था। साल बीतते गए। स्कारलेट और मेरा प्यार का लंबा सफर शादी में बदल गया। शादी के तीसरे साल में हमारी बेटी रोजी हुई। एक वीकेंड विवियन आई। स्कारलेट उसे देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत के लिए खड़ी हुई। विवियन ने बच्ची को एक नई पिक्चर बुक दी, रोजी के लिए। तुम्हारी जिंदगी बेफिक्र रहे, तुम भी हमेशा स्पॉइल हो। स्कारलेट मेरे कंधे से लगकर बोली, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। हम फ्यूचर को लेकर कितनी परेशान थे, खुद को साबित करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। अब हमारा करियर स्टेडी है और हमारी फैमिली कंप्लीट है। तो अगले महीने के नेशनल ग्रैंड फाइनल्स की तैयारी कैसी चल रही है? ये साल की सबसे बड़ी रेस है, इसे जीत लो और तुम साल के चैंपियन बन जाओगे। सच कहूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। क्या तुम और रोजी दोनों वहाँ मौजूद रहोगे? होने से ही मुझे सुकून मिलता है। मैं पूरे समय वहीं रहूंगी। मैंने कंपनी में अपना शेड्यूल क्लियर कर लिया है। तुम्हारे फाइनल्स के आगे सब बाद में आता है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसे मिस नहीं करूंगी। तुम सबसे अच्छे हो, विवियन ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने भी अगले महीने की अपने सारे बुक साइनिंग्स कैंसिल कर दिए हैं। मैं तुम्हें चीयर करने के लिए वहाँ रहूंगी और मैं तुम्हारी कहानी अपनी अगली बुक में लिखूंगी। हर कोई मुझे सिर्फ फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए देखता है। सिर्फ तुम दोनों ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान अपने सबसे बुरे दौर में देखा है। हमेशा मुझे एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया, यहाँ तक लाए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। वो संघर्ष और आंसू तुम्हारी पहचान है। मैं हमेशा तुम्हारी ढाल रहूंगा। ग्रैंड फाइनल्स शुरू हुए। स्टैंड्स खचाखच भरे हैं। लाल कार सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करती है। तालियां बादलों की तरह गूंज उठी। रोजी नन्हे हाथ हिलाकर चिल्लाई, मम्मी मम्मी।
विवियन उस पल में थम गई और बुदबुदाई, वो पैशन जो कभी कम नहीं होता, कितना खूबसूरत है। मैं ट्रैक पर अपनी उस चमकती हुई महबूबा को देखता हूँ, फिर पास खड़े दोस्त और बच्चे को। मेरा दिल सुकून से भर गया। जवानी की दोस्ती से उम्र भर के साथ तक हर पैशन को मंजिल मिली और हर कोशिश पूरी हुई।